कहते हैं कुछ पेड़ सिर्फ छांव नहीं देते, कुछ पेड़ अपनी जड़ों में मौत की पकड़ रखते हैं। ये कहानी है एक हवेली की और उसके बीचों बीच खड़े उस नीम के पेड़ की, जिसकी छाया में कदम रखते ही आपकी परछाई हमेशा के लिए वहीं रह जाती है। गांव के बिल्कुल किनारे खेतों से घिरी एक टूटी फूटी हवेली थी। हवेली के बीचों बीच खड़ा एक पुराना ऊंचा नीम का पेड़, जिसकी जड़ें पत्थर की फर्श को चीर कर बाहर आई हुई थी। गांव के लोग कहते थे कि इस पेड़ की छाया में खड़े होने वाला कभी वापस नहीं लौटता, लेकिन आरव इन बातों पर यकीन नहीं करता था। वो एक फ्रीलांस फोटोग्राफर था और इस गांव में पुरानी हवेली की तस्वीरें लेने आया था। गांव के चौपाल पर बैठे बुजुर्ग ने उसे धीमे स्वर में समझाया, बेटा, दिन में उस पेड़ की छाया मत छूना, वहाँ वो बंधी हुई है। आरव बस हल्की सी मुस्कान देकर आगे बढ़ गया। दोपहर की धूप में हवेली का दरवाज़ा चरमरा कर खुला और जैसे ही उसने कदम रखा, हवा जैसे थम गई। आसपास सन्नाटा था, लेकिन नीम के पत्ते धीरे धीरे हिल रहे थे, जैसे किसी अदृश्य हवा ने उन्हें छुआ हो। आरव ने कैमरा उठाया और हवेली के बीच में खड़े उस पेड़ की तस्वीर लेने लगा। व्यू फाइंडर में उसे पेड़ के नीचे एक धुंधला सा चेहरा दिखा, एक औरत का चेहरा, आंखें खाली, होठ सिले हुए। लेकिन जब उसने कैमरा नीचे किया, वहाँ कुछ नहीं था। शाम होते होते हवेली के चारों ओर धुंध गिरने लगी। उसी समय पेड़ की जड़ों से एक धीमी फुसफुसाहट आने लगी। आवाज़ इतनी हल्की थी कि वर्ड साफ नहीं थे, पर टोन में एक दर्द था। आरव कैमरे से दोबारा जूम करता है और इस बार चेहरा थोड़ा साफ दिखता है, जैसे कोई इसके पीछे खड़ा होकर सीधा उसकी ओर देख रहा हो। रात को आरव अपने कमरे में बैठा तस्वीरें एडिट कर रहा था। जैसे ही उसने पेड़ वाली फोटो खोली, स्क्रीन पर वही औरत का चेहरा साफ दिखने लगा। अगले ही पल स्क्रीन पर अपने आप एक मैसेज टाइप हुआ, मुझे आज़ाद करो वरना तुम्हें भी यहीं रहना पड़ेगा। आरव का दिल तेजी से धड़कने लगा। उसने सोचा कि ये कोई डिजिटल ग्लिच होगा, लेकिन तभी उसे खिड़की के बाहर से एक धीमी रोने की आवाज़ सुनाई दी। वो झटके से उठकर खिड़की तक गया। बाहर अंधेरा था, लेकिन हवेली की दिशा में हल्की पीली रोशनी टिमटिमा रही थी। उसने गौर से देखा, नीम के पेड़ की जड़ों में कुछ हिल रहा था और तभी वो साफ दिखा, लंबे गीले काले बालों का एक गुच्छा जमीन से बाहर लटक रहा था, जैसे किसी ने अंदर से बाहर की ओर धकेला हो। आरव के होठ सूख गए। उसका हाथ खिड़की से हट गया, लेकिन नज़र उसी तरफ जमी रही। धुंध के बीच वो बाल धीरे धीरे ऊपर खींच गए और सन्नाटा फिर से लौट आया। रात किसी तरह गुजरी, लेकिन नींद आरव की आंखों से कोसों दूर थी। वो बार बार खिड़की के बाहर देखता, सोचता कि शायद फिर कुछ हिलेगा, लेकिन हवेली सन्नाटे में डूबी रही। सुबह होते ही आरव अपना कैमरा और एक छोटा फावड़ा लेकर हवेली की तरफ निकल पड़ा। धूप हल्की थी, लेकिन हवेली के अंदर पहुंचते ही ठंडक चुभने लगी। जैसे ही वो नीम के पेड़ के करीब गया, उसकी नज़रें उन जड़ों पर पड़ी जहां रात को बाल लटकते दिखे थे। वहां अब कुछ भी नहीं था, बस मिट्टी थोड़ी उखड़ी हुई थी। आरव ने फावड़े से खुदाई शुरू कर दी। पहली परत में सिर्फ सूखी मिट्टी थी, लेकिन कुछ इंच गहरा खोदते ही मिट्टी का रंग बदलने लगा, गहरा भूरा, जैसे उसमें कुछ सड़ चुका हो। तभी फावड़ा किसी कठोर चीज से टकराया। उसने हाथ से मिट्टी हटाई और उसकी उंगलियों के नीचे लकड़ी का टुकड़ा महसूस हुआ। लकड़ी थोड़ी सड़ी हुई थी, लेकिन उस पर लाल रंग का धागा लिपटा था, जैसे किसी ने उसे बांध कर दबा दिया हो। लकड़ी को बाहर निकालते ही हवा अचानक भारी हो गई। ऊपर पेड़ के पत्ते बिना हवा के तेजी से हिलने लगे और एक धीमी सी कराह हवेली में गूंज उठी। आरव ने घबरा कर लकड़ी का टुकड़ा नीचे गिरा दिया, लेकिन अब उसका मन जानने को बेचैन था कि ये है क्या। उसने ध्यान से देखा। ये एक पुरानी लकड़ी की चोटी थी, जिसमें असली बाल गुथे हुए थे। अचानक हवेली के दरवाजे पर आहट हुई। उसने मुड़कर देखा। एक बूढ़ी औरत खड़ी हुई थी, झुकी हुई,
लेकिन आंखें ऐसे जैसे सब जानती हों। तूने उसे जगा दिया है, उसने कहा और धीरे धीरे पेड़ की तरफ देखने लगी। आरव ने पूछा, कौन कौन बंधा है इस पेड़ में? बूढ़ी औरत ने आगे बढ़कर उसके हाथ से लकड़ी का टुकड़ा उठा लिया और फुसफुसाई, ये उसकी आखिरी निशानी है। 50 साल पहले इस हवेली की बहू को इसी पेड़ से बांधकर मार डाला गया था। उसका गुनाह बस इतना था कि हवेली के मालिक के काले कर्मों का सच जान गई थी। मरते वक्त उसने कसम खाई थी कि जब तक उसकी चोटी और शरीर एक साथ नहीं जलाए जाएंगे उसकी आत्मा यहीं रहेगी, इसी पेड़ में बंधी। आरव को ठंडी लहर महसूस हुई, जैसे किसी ने उसके कंधे पर बर्फ रख दी हो। बूढ़ी औरत ने कहा, अगर तू सच में इसे आज़ाद करना चाहता है तो आज रात को इसका सामना करना पड़ेगा, क्योंकि अब ये तुझसे जुड़ चुकी है। आरव ने उससे और सवाल करना चाहा, लेकिन वो पलटकर जाने लगी। कुछ कदम चलने के बाद उसने पीछे मुड़कर कहा, रात को इसके पत्ते गिनने की कोशिश मत करना, गिनते गिनते तू खुद गिनती बन जाएगा। उसकी बात सुनकर आरव का गला सूख गया। हवेली का सन्नाटा और भारी हो चुका था। नीम के पत्तों से अब भी हल्की सी सरसराहट आ रही थी, लेकिन आरव को यकीन था ये हवा की वजह से नहीं थी। शाम होते होते आसमान पर बादल छा गए थे। सूरज की आखिरी किरण जैसे ही गायब हुई, हवेली की तरफ फैलते साए और गहरे हो गए। आरव ने अपने कमरे में कैमरा, टॉर्च और वो लकड़ी का टुकड़ा तैयार रखा। बूढ़ी औरत के शब्द अब भी कानों में गूंज रहे थे, आज रात को इसका सामना करना पड़ेगा। रात करीब 9 बजे। हवा में नमी और ठंडक बढ़ने लगी। आरव ने गहरी सांस ली और हवेली की तरफ कदम बढ़ाए। जैसे जैसे वो पास आता गया, नीम के पेड़ की परछाई और लंबी होती गई, मानो उसकी जड़ें खुद जमीन से निकलकर आगे बढ़ रही हो। हवेली में प्रवेश करते ही अंधेरा उसे निगल गया। पेड़ के नीचे पहुंचकर उसने टॉर्च ऑन की। जड़ें मिट्टी से बाहर निकली हुई थी और उनके बीचों बीच हल्की सी धुंध तैर रही थी। तभी कान के पास किसी के फुसफुसाने की आवाज आई, तू मुझे आजाद करेगा। आरव ने चौंक कर पीछे देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। उसने धीरे धीरे झुककर लकड़ी का टुकड़ा जड़ों के पास रखा और कैमरे से रिकॉर्डिंग शुरू कर दी। अचानक जमीन हल्की सी हिलने लगी। जड़ों के बीच से एक हाथ बाहर निकला, सड़ा हुआ काले नखूनों वाला। उसके बाद बालों का गुच्छा मिट्टी से बाहर निकल आया और हवा में फैलने लगा जैसे पानी में फैलती स्याही। आरव का दिल जोर जोर से धड़क रहा था, लेकिन उसने पीछे नहीं हटना चाहा। धुंध के बीच एक चेहरा बनने लगा, वही चेहरा जो उसने कैमरे में देखा था, लेकिन इस बार आंखें खाली नहीं थी, उनमें गहरी लाल चमक थी। तूने मेरी चोटी लौटा दी, अब मैं आजाद हूँ, लेकिन तू। आरव ने महसूस किया कि उसके पैर जमीन से चिपक गए हैं, जैसे कोई अदृश्य रस्सी उसे वहीं बांधे हुए है। उसकी सांसें तेज हो गई, आत्मा धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ रही थी और पेड़ के पत्ते बेतहाशा हिलने लगे, मानो आंधी आ गई हो। अचानक हवेली के दरवाजे पर बूढ़ी औरत की परछाई दिखाई दी। उसने हाथ में जलता हुआ दिया उठाया और चिल्लाई, पीछे हट, इसे चिता में जलाना होगा, नहीं तो तू भी यहीं बंद जाएगा। आरव ने पूरी ताकत से पैर झटके और जैसे ही वो छूटा, उसने लकड़ी का टुकड़ा बूढ़ी औरत की तरफ फेंक दिया। औरत ने उसे हवा में पकड़ लिया, दिया उसी पर गिरा दिया और पल भर में तेज लपटें उठने लगी। आत्मा ने चीख मारी, एक ऐसी चीख जो इंसानी नहीं लग रही थी। नीम के पत्ते जलने की गंध हवा में फैल गई और लपटों के साथ साथ वो चेहरा धुंध में घुल गया। कुछ ही पलों में सब शांत हो गया। पेड़ के पत्ते अब स्थिर थे और हवेली फिर से उसी खामोशी में डूब चुकी थी। बूढ़ी औरत आरव के पास आई और धीमे से बोली, ये अब जा चुकी है, लेकिन याद रख, इस हवेली की जड़ें सिर्फ इस पेड़ में नहीं,
जमीन के नीचे बहुत दूर तक फैली है और जो एक बार इसमें फंस जाए वो कभी पूरी तरह आज़ाद नहीं होता। आरब ने उसकी आंखों में देखा लेकिन वहाँ सिर्फ सन्नाटा था। वो मुड़कर हवेली से बाहर निकल आया। दूर जाते हुए उसने एक आखिरी बार पीछे देखा। नीम का पेड़ स्थिर खड़ा था लेकिन उसे यकीन था उसके पत्ते हल्के हल्के बेर हिल रहे थे। हवेली से बाहर निकलते वक्त आरब को लगा था कि सब खत्म हो चुका है। वो अपने कमरे में लौटा और बैग से कैमरा निकाला, रिकॉर्डिंग चलाकर देखने लगा। शुरुआत में वही सब दिखा जो उसे याद था, लकड़ी का टुकड़ा, लपटें और आत्मा का धुंध में घुलना। लेकिन फिर जैसे ही आग बुझी, कैमरे की स्क्रीन पर एक चेहरा और उभरा। ये वो औरत नहीं थी जिसे उसने आज़ाद किया था। ये चेहरा अलग था। गाल की हड्डियां, आंखों के नीचे गहरे गड्ढे और होठों पर एक अजीब सी मुस्कान। सबसे डरावनी बात यह थी, ये चेहरा ठीक उसके पीछे खड़ा था जबकि उस वक्त वहाँ कोई नहीं था। आरब का गला सूख गया। उसने वीडियो बार बार रिवाइंड किया लेकिन हर बार चेहरा वही मुस्कान लिए दिखाई देता। उसकी आंखें सीधे कैमरे में घूर रही थी, जैसे उसे पता हो कि वो देख रहा है। नींद दूर दूर तक नहीं थी। आधी रात को हवेली के बाहर से फिर वही फुसफुसाहट सुनाई दी, लेकिन इस बार शब्द साफ थे। नीचे आ। आरब को याद आया, बूढ़ी औरत ने कहा था कि हवेली की जड़ें बहुत दूर तक फैली हैं। शायद इसका मतलब सिर्फ पेड़ की जड़ें नहीं था। सुबह होते ही वो फिर हवेली में गया। नीम के पेड़ के चारों ओर घूमते हुए उसकी नज़र फर्श के एक कोने पर पड़ी। पत्थर बाकी जगहों से अलग था, थोड़ा धंसा हुआ। उसने उसे धकेला और पत्थर के नीचे एक संकरी सीढ़ी नजर आई जो अंधेरे में उतर रही थी। हाथ में टॉर्च लेकर वो नीचे उतरा। सीढ़ियाँ नमी की वजह से फिसलन भरी थी और दीवारों पर मोटे मोटे जाले लटके थे। हवा भारी थी, जैसे किसी बंद कमरे में सांस लेने की कोशिश कर रहा हो। कुछ कदम बाद रास्ता संकरा हो गया और छत इतने नीची थी कि उसे झुककर चलना पड़ा। अचानक उसकी टॉर्च की रोशनी दीवार पर पड़ी और उसने देखा पुराने खून के निशान, जैसे किसी ने उंगलियों से दीवार को खुरच खुरच छुड़ाने की कोशिश की हो। आगे बढ़ते हुए उसकी टॉर्च एक जंग लगी लोहे की जंजीर पर पड़ी जो पत्थर के खंभे से बंधी थी। जंजीर के सिरे पर एक टूटी हुई हड्डी बसी थी। आरब का दिल जोर से धड़कने लगा। उसे महसूस हो रहा था कि वहाँ सिर्फ वो नहीं है, पीछे किसी के हल्के कदमों की आवाज़ गूंज रही थी। उसने मुड़कर रोशनी की लेकिन वहाँ सिर्फ अंधेरा था। जैसे जैसे वो आगे बढ़ा, दीवारों पर अजीब सी नक्काशी दिखने लगी, चेहरों की जिनकी आंखें खाली थी। उनमें से कुछ चेहरों पर वही मुस्कान थी जो उसने कैमरे में देखी थी। रास्ता अचानक खुला और वो एक छोटे से कक्ष में पहुंचा। वहाँ बीच में मिट्टी का एक ढेर था और उसके ऊपर एक पुराना पीतल का दीपक रखा था जो खुद ब खुद जल रहा था। चारों ओर दीवारों में छोटे छोटे गड्ढे थे और हर गड्ढे में किसी इंसान की खोपड़ी रखी थी। टॉर्च की रोशनी एक खोपड़ी पर पड़ी और आरब का खून जम गया। खोपड़ी की आंख के गड्ढे से हल्की लाल चमक निकल रही थी और फिर एक एक करके बाकी खोपड़ियों की आंखें भी जलने लगी। कमरा अचानक ठंडा हो गया और चारों तरफ से धीमी आवाजें आने लगी। हम अभी भी बंदे हैं, हमें निकालो या हमारे साथ रहो। आरव पीछे हटना चाहता था लेकिन दीवार से किसी ठंडी चीज ने उसकी गर्दन पकड़ ली। उसने टॉर्च नीचे गिरा दी और अंधेरे में बस उन लाल आंखों की चमक रह गई। और उसके बाद कुछ ने उसे खींचकर और गहराई में ले जाना शुरू कर दिया। अंधेरे में खींचते हुए जो हाथ आरब की गर्दन पर था वो बर्फ की तरह ठंडा और हड्डियों जैसा कठोर था। उसने पूरी ताकत से छूटने की कोशिश की और जैसे ही हाथ का दबाव ढीला हुआ, वो लड़खड़ाता हुआ उस संकरे रास्ते से बाहर भागा। पीछे से फुसफुसाहट पीछा करती रही। तू हमें छोड़कर नहीं जा सकता। सांस फूली हुई
कपड़े मिट्टी और धूल से सने वो सीढ़ियों से ऊपर भागा और हवेली के दरवाजे से बाहर निकल आया। धूप तेज थी, लेकिन उसके भीतर एक अजीब सी ठंड अभी भी जमा थी। उसे लगा कि जैसे कोई अभी भी उसकी गर्दन के पीछे खड़ा है। वो सीधे अपने कमरे में पहुंचा। वो बैग में ज़रूरी सामान भरने लगा। उसका इरादा साफ था, इस गांव और हवेली को हमेशा के लिए छोड़ देना। लेकिन जैसे ही उसने कैमरा उठाया, स्क्रीन अपने आप ऑन हो गई और रिकॉर्डिंग चलने लगी। स्क्रीन पर पहले हवेली का नीम का पेड़ दिखा, फिर वो सुरंग और फिर अचानक एक चेहरा, वही जो उसने पहले वीडियो में देखा था। लेकिन इस बार वो चेहरा और पास आ गया था और होंठ हिल रहे थे। आवाज़ आई, भाग ले, लेकिन मेरी एक जान तेरे साथ है। आरव ने घबरा कर कैमरा बंद किया, लेकिन स्क्रीन काली होने के बावजूद आवाज़ गूंज रही थी। पेड़ के पत्तों की सरसराहट बिल्कुल पास से। उसने बैग उठाया और बाहर निकल पड़ा। गांव से निकलने वाली कच्ची सड़क पर चलते हुए उसने सोचा, बस थोड़ी दूर और फिर सब पीछे छूट जाएगा। लेकिन जैसे जैसे वो आगे बढ़ा, सूरज की छाया लंबी होती गई। दूर खेतों के किनारे से कुछ दिखा, एक पेड़। और जैसे ही वो करीब पहुंचा, उसके कदम रुक गए। वो नीम का पेड़ था, वही आकार, वही फैली हुई जड़ें, लेकिन ये तो हवेली से मीलों दूर था। पेड़ की छाया लंबी होकर उसके पैरों तक आ गई। आरव पीछे हटना चाहता था, लेकिन उसके पैर जमीन में जैसे धंस गए थे। पेड़ की जड़ों के पास मिट्टी थोड़ी सी फटी और उसमें से एक पतली सी जड़ रेंगती हुई उसकी ओर बढ़ी और टकने के चारों ओर लिपट गई। आरव की आंखों में डर भर गया। उसने देखा, पेड़ की तनों के बीच वही चेहरा उभरा, लाल चमकती आंखों के साथ। आवाज आई, अब तू जहाँ भी जाएगा मैं देख रहा हूँ। स्क्रीन काली, सिर्फ पत्तों की आवाज और धीमी हंसी। नीम के पेड़ वाली हवेली, एक ऐसी जगह जहां हर जड़ में दबी है सदियों पुरानी चीखें। अगर कभी रात के सन्नाटे में इस हवेली के पास से गुजरना पड़े, तो याद रखना, ये कहानी सिर्फ कहानी नहीं है, ये हकीकत है जो तुम्हारी रूह को छू लेगी। अगर तुमने हवेली के अंदर वो ठंडी हवा महसूस की है, तो शायद वो तुम्हें देख चुकी है। और अगर तुम्हें लगता है कि तुम अब सुरक्षित हो, तो अगली रात खिड़की से बाहर झांकना मत। मैं हूँ तुम्हारा मेज़बान, और ये थी नीम के पेड़ वाली हवेली की कहानी, सिर्फ और सिर्फ रात की आवाज़ पर। अगली बार हम मिलेंगे एक और डर के सफ़र में। तब तक रोशनी जलाकर सोना। अगर नींद आए तो।